दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉन वेलेंट की बुक द टाइगर, जिसमें टाइगर के प्रतिशोध की कहानी है जब टाइगर ने व्लादिमीर मार्कोव से बदला लिया था। कहानी के पिछले हिस्से प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। सोबोलनी, जहां व्लादिमीर मार्कोव रहता था, वो जगह इस बात के लिए जानी जाती थी वहां पर इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह की घटनाएं जहां कोई इंसान आकस्मिक मौत मर जाता था होती रहती थी। हालांकि जगह खतरनाक थी, लेकिन असली वजह थी अल्कोहल, और बहुत सारे लोग इस तरह की घटनाओं का मजाक भी बनाते थे, जिसे कहते थे ग्रेवयार्ड ह्यूमर। और व्लादिमीर मार्कोव की मौत भी इस बात से अछूती नहीं थी। वहां लोग बैठते थे और चर्चा करते थे कि मार्कोव ने अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम खुद ही कर लिया था जब उसने टाइगर से सुअर का मांस चुराया और उसे ले आया अपने घर पर, यानी अपने कैबिन पर। टाइगर मार्कोव को खा चुका था। मार्कोव को खाए हुए उसे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब टाइगर नॉर्मल टाइगर नहीं रहा था। वो नॉर्मल वे में अपनी टेरिटरी की पेट्रोलिंग नहीं कर रहा था। वो एक सीधी लाइन में नदी के किनारे चल रहा था। हालांकि यह टाइगर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, और जब यह लाइन में चल रहा था तो बीच बीच में दूसरे टाइगर की टेरिटरी क्रॉस कर रहा था, और पूरी संभावना थी कि अब दूसरे टाइगर, डोमिनेंट मेल, इस पर हमला कर सकते थे। यह टाइगर लगातार बढ़ता जा रहा था और इसके पैर में चोट थी। एक पैर में जो चोट थी उसका कारण था कि उसने मार्कोव का जो कैबिन डिस्ट्रॉय किया था उसकी लकड़ी से चोट लग गई होगी, और एक पैर में चोट थी जो मार्कोव ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से बक शॉट मारा था। वो बक शॉट प्रॉपरली नहीं चला था और उसने पैर को इंजर्ड कर दिया था, और यह टाइगर अब बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। इस टाइगर को जो घाव थे उनमें इन्फेक्शन होने लगा था, और यह वजह भी थी कि वो टाइगर शिकार नहीं कर पा रहा था। हालांकि असली वजह यह थी कि उसके जॉइंट्स में जो गोली मारी थी व्लादिमीर मार्कोव ने, उससे उसको चलने में मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रही थी। यह टाइगर बाय नेचर आदमखोर नहीं था। व्लादिमीर मार्कोव का केस एक स्पेशल केस था, लेकिन यह टाइगर मर रहा था ठंड की वजह से, भूख की वजह से, और इसने इस टाइगर के सोचने के तरीके में बदलाव ला दिया था। और जब यह टाइगर आया तखालो रिवर के पास तो कुछ घटनाएं घटित हुई। एंड्रेई पोचेपनिया अपने कैबिन में आया जंगल में, और उसके पहले कि उसने जो फंदे लगाए थे, ट्रैप लगाए थे शिकार करने के लिए, उन्हें चेक करने जाए, उसने सोचा थोड़ी आग जला लूं, चाय पी लूं, साथ में ब्रेड खा लूं। पोचेपनिया को यह लग रहा था कि वो जंगल में अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर था टाइगर भी। हालांकि टाइगर 1 मील की दूरी पर था, लेकिन आग से टाइगर ने पता लगा लिया था कि पास में है और कोई इंसान है। अब टाइगर, जो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, अचानक ठिठक गया। उसके कदम मुड़ चले उस दिशा की तरफ जहां से उसे फील हो रही थी इंसान की प्रेजेंस। जब वो उसके कैबिन की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर आया। बर्फ में चलते हुए टाइगर पहुंच गया उस स्ट्रक्चर में। उसके अंदर कुछ गद्दे और कुछ सामान था एक कैंपिंग करने वाले व्यक्ति का। उस कैंपर का नाम था सेपालेव। उसके पास जार में कुछ मीट रखा था। पहले टाइगर ने वो खाया, उसका गद्दा फाड़ा, गद्दे को झोपड़ी से खींच के 50 मीटर बाहर ले गया, तखालो नदी की तरफ। अब टाइगर ने इस गद्दे को एक पेड़ के नीचे बिछाया, उस पर आराम से बैठ गया शहंशाह की तरह, और इंतजार करने लगा पोचेपनिया का, जैसे कि उसे मालूम हो कि पोचेपनिया यहां पर आएगा, और जरूर आएगा।
दोपहर के 2 बजे थे और पोचेपन्या उसी तरफ आ रहा था और शायद टाइगर मन ही मन बोल रहा था, आओ महारथी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जनरली हंटर यानी कि शिकारी बहुत ही अलर्ट मोड में होते हैं और एक टाइगर जो कि गद्दा बिछा के बैठा हो शायद ही कोई उसे मिस करे, लेकिन पोचेपन्या ने उसे मिस कर दिया और उसे तब मालूम चला कि यहां पर टाइगर है जब टाइगर 10 फीट ऊंची छलांग मार चुका था। पोचेपन्या की राइफल उसके बाएं कंधे पर टंगी थी, ट्रिगर ऊपर की तरफ था। शिकारी राइफल को इस तरह से इसलिए टांगते हैं कि अचानक से कोई हमला होने पर अपने बाएं हाथ से राइफल को ऊपर उठा के दाएं कंधे की तरफ ले आए, और यह सब होता है 1 सेकंड के अंदर। और पोचेपन्या जो कि अभी अभी आर्मी से निकला था, उसके लिए यह करना मुश्किल नहीं था। उसने फौरन ट्रिगर दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जब पोचेपन्या वापस नहीं आया, उसका दोस्त लोपेटिन उसके जंगल वाले कैबिन में गया। उसने देखा बुझी हुई आग है, आधी ब्रेड जिसे कि चूहे भी खा चुके हैं वहां पर पड़ी हुई है। जब वहां पर पोचेपन्या का नामो निशान नहीं मिला तो वो उसकी मां के पास गया ये पूछने के लिए कि वो कितना खाना लेके गया था और जंगल में कितने दिन रहने के लिए गया था। उसकी मां ने बताया कि वो अपने साथ ब्रेड और मैकरोनी लेके गया था और सिर्फ 1 दिन ही रुकने वाला था। लेपोटिन ने उसकी मां से कहा कि आप चिंता क्यों नहीं कर रही हो, आपका बेटा 4 दिन से घर नहीं आया है, गया था केवल 1 दिन के लिए और उस इलाके में गायब है जहां पर टाइगर घूम रहा है। और उसके पिताजी कहाँ हैं, उन्हें चिंता क्यों नहीं है। उसकी मां ने कहा कि उसके पिताजी एक स्कूल में काम करते हैं और नाइट शिफ्ट में हैं, सुबह आएंगे। जब उसके पिताजी सुबह आए और लोपेटिन ने पूछा कि वो आपका अपना बेटा है, कोई कुत्ता नहीं है जो आप चिंता नहीं कर रहे हो। उसके पिताजी ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं और मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जंगल अकेले जा सकूं, और जिससे भी साथ चलने के लिए बोल रहा हूं वो जा नहीं पा रहा है। मेरी आंखें बूढ़ी है और मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अगले दिन कई आदमियों की टीम पोचेपन्या को ढूंढने के लिए निकली। उसमें पोचेपन्या के पिताजी भी थे, बाकी कई यंग मैन थे, कुछ सीनियर शिकारी भी थे। जो यंग मैन थे उनके पास शॉटगन्स थी। पोचेपन्या के पिताजी के पास कोई गन नहीं थी क्योंकि उनके घर में एक ही बंदूक थी जो उनका बेटा लेके चला गया था, जिसे ढूंढने ये लोग निकले हुए थे। जो सीनियर्स थे वो यंगस्टर्स की लापरवाही पर नाराज थे क्योंकि सारे यंग लोगों ने अपनी राइफल अपने कंधे पर टांगी हुई थी। उन्होंने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो क्या, इस तरह से कंधे में टांग कर राइफल जा रहे हो, तुम्हें हाथ में लेकर चलना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने लापरवाही से जवाब दिया कि जो होना है होकर ही रहेगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जिस दिन ये लोग जंगल में गए थे उस दिन टैगा में जबरदस्त ठंड थी। बर्फ सूरज में जोरदार तरीके से चमक रही थी। जहां देखो आसमान नजर आ रहा था। उस जंगल में इतनी शांति थी कि जरा सी भी आवाज एको हो रही थी। और ये लोग जंगल में स्ट्रेंजर थे, इंट्रूडर थे, और इनकी प्रेजेंस, इनके जूतों की आवाज दूर दूर तक जा रही थी और पक्का जा रही थी टाइगर के पास। अब ये यंग शिकारी जो पोचेपन्या को ढूंढ रहे थे किसी प्लान पे काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने कोई फॉर्मेशन नहीं बनाई थी, लेकिन ये इतने अनाड़ी भी नहीं थे। एक काम तो ये सलीके का कर रहे थे, अपने पैरों के निशान मिटाते जा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बर्फ में पैरों के निशान हर कहानी को दूसरे को बता देते हैं। और एक कहानी जिसे ये ढूंढ रहे थे, पोचेपन्या का सुराग, वो मिल रहा था उसके पैरों के निशान से, जो कि जंगल में जाने के तो थे, आने के नहीं थे।
काफी दूर जाने के बाद 1 मील की दूरी पर इन्हें मिला सेपालेव का वो टेंट जिससे टाइगर ने गद्दा निकाल दिया था। इसके पास में एक आने के निशान और थे, लेकिन ये निशान किसी इंसान के नहीं थे। वो लोग बर्फ में आगे बढ़ते रहे और पहुंच गए उस पेड़ के नीचे जहां पर उस कैंपर के गद्दे पर टाइगर बैठा था। ये टाइगर उसी स्टाइल में काम कर रहा था जैसे इसने व्लादिमीर मार्कोव को मारा था। खुले में, चौड़े में, सबके सामने हेड ऑन उस इंसान के ऊपर दौड़ लगाई थी जिसके पास थी बंदूक। अब ऐसी क्या वजह थी कि पोचे पन्या, जिसके पास बंदूक भी थी, ऐसी बर्फ जो कि चमक रही थी, उसमें साइबेरियन टाइगर जैसे बड़े साइज का टाइगर एक पेड़ के नीचे जिसकी ऊंचाई 100 फीट है, गद्दे पर टाइगर बैठा है एकदम नजदीक, और उस टाइगर को पोचे पन्या ने देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जगह पर टाइगर ने अटैक किया था वहां पर बर्फ के जो निशान थे वो साफ साफ कहानी बता रहे थे कि यहां पर क्या हुआ है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां पर खून के निशान बहुत कम थे। बंदूक जहां पर गिर गई थी वहीं पर पड़ी हुई थी। एक व्यक्ति ने बंदूक उठाकर चेक किया, बोल्ट को पीछे हटाया, देखा बंदूक की गोली चली नहीं थी। जब उसको बाहर निकाल के देखा तो उसमें एक डिंपल का निशान था, यानी बंदूक की पिन ने उस पर फायर किया था, लेकिन कारतूस मिस फायर हो गया था। अब जब बंदूक मिस फायर हो गई थी तो इन लोगों को समझ में आ रहा था कि पोचे पन्या के मन में आखिरी ख्याल क्या आए होंगे कि उसके पिताजी की बंदूक ने उसे आखिरी समय में धोखा दे दिया। जब बंदूक की गोली निकाली गई और देखा किसने मिस फायर कर दिया है, तो ट्रायल करने के लिए उसी गोली को दोबारा लगाया गया और एक व्यक्ति ने ट्रिगर दबाया। जैसे ही ट्रिगर दबाया बंदूक चल गई और उस बंदूक की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन पोचे पन्या के पिताजी बहुत दुखी थे। उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ से बंदूक ली और उसे लेकर चल पड़े नदी की तरफ, जहां पर नदी में बहुत ज्यादा गहराई थी और बहुत ज्यादा बहाव था। उन्होंने बंदूक को उठाकर फेंक दिया उस जगह पे, क्योंकि उनका दिल बोल रहा था कि यह बंदूक किस काम की जिसने मेरे बेटे को धोखा दे दिया। अब वो फिर निकल पड़े थे अपने बड़े बेटे को ढूंढने के लिए। अब थोड़ा आगे चलने पर पोचे पन्या के पिताजी ने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखने के लिए कोई भी पिता तैयार नहीं होता या देखना नहीं चाहता। 50 मीटर के दायरे में ब्लड से सने हुए कपड़े पड़े हुए थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी जानवर ने अटैक किया है। ऐसा लग रहा था जंगल की आग से अपने आप जल गए हों। पास में बर्फ पिघली हुई थी, जमीन नजर आ रही थी, जूते पड़े हुए थे, एक जगह घड़ी पड़ी हुई थी जो कि जरा भी डैमेज नहीं थी, और एक जगह गले में पहनने वाला क्रॉस पड़ा हुआ था। पोचे पन्या के जो अवशेष थे इतने कम थे कि उन्हें रखा जा सकता था शर्ट की पॉकेट में। जनरली जब टाइगर अटैक करता है तो अपने शिकार के हाथ पैर तो छोड़ देता है। इतना तो उसने व्लादिमीर मार्कोव का भी कर दिया था। हाथ पैर बच गए थे, लेकिन पोचे पन्या तो पूरी तरह से चला गया था टाइगर के पेट में। ऐसा लग रहा था किसी ने लूट लिया हो किसी का आउट हाउस। अब जब लोगों ने ध्यान से ढूंढा तो टाइगर के जाने के निशान मिल गए। ये निशान एकदम ताजे थे, यानी कि टाइगर कुछ घंटों के पहले ही यहां से गया था और टाइगर ने 3 दिन पहले पोचे पन्या को मार दिया था। यानी कि टाइगर 3 दिन से पोचे पन्या की बॉडी को खा रहा था, और जब वो
उसकी बॉडी को नहीं खा रहा होता था तो बैठता था उस गद्दे पर जहां से उसने अटैक किया था। उस गद्दे के ऊपर पेड़ की छाया भी थी। अब जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो टाइगर यहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के लिए उसका पेट और टाइगर तृप्त हो चुका था। पोचे पन्या अपने साथ एक बैग लेके जंगल गया था। वो बैग जो आर्मी से इशू हुआ था। उसे उम्मीद थी कि उसने जो फंदे लगाए हैं उसमें कोई शिकार फंसेगा तो इस बैग में भर के लाऊंगा। अब पोचे पन्या को उस बैग में भर दिया गया था। अब सारे लोग भारी कदमों और भारी मन से चल पड़े वापस। पोचे पन्या का पिता रो नहीं रहा था, बहुत ही उदास था और अपने आप में कुछ सोचता हुआ जा रहा था। साफ नजर आ रहा था कि उसके अंदर विचारों का मंथन चल रहा है। जब ये लोग घर पर पहुंचे तो घर पर बैठे लोगों ने कहा कि एंड्रेई पोचे पन्या कहाँ है? तो साथ वाले लोगों ने वो बैग दिखा दिया, बोले इसके अंदर है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।